हे स्टूडेंट्स, हेलो, माई सेल्फ पुनीत जैन। आप सब मुझे सुन रहे हैं थ्रू अवर ऐप एक्सपर्ट पढ़ाई। यू कैन लॉग इन मोर टू दिस चैनल। दिस अवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पढ़ाई। साथ में एक मैथ्स का भी एक चैनल है, पीजे मैथ। ओके, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे सवाल जेई मेन और उसके साथ साथ JEE एडवांस के अंदर भी आते हैं। ठीक है, एंड दैट इज मी पुनीत जैन, योर पीजे सर। तो बात करते हैं प्रायिकता। देखिए, प्रकृति में ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिसके परिणाम का अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। जेई का एग्जाम, क्या क्या आउटपुट है, क्या क्या हो सकता है, या तो सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन। मैं ये नहीं मान रहा यहाँ पे कि हो सकता है आपने एग्जाम ही नहीं दिया हो। ठीक है, तो इसमें से हम अनुमान इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालने पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड, या तो चिट, या फिर पट। एक पासा फेंका, वही पासा जो कि अपन सांप सीढ़ी में खेलते वक्त काम में लेते, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन पासा फेंकने से पहले ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि 1 से 6 में क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसी अनेक घटनाएं हो सकती है। देखो, उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे कि जब एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के के उछालने पर, ये मैंने अभी बताया आपको कि परिणाम क्या क्या आ सकता है। देखो, इंपॉर्टेंट है परिणाम, या तो शीर्ष यानी कि हेड, या फिर पुच्छ यानी कि टेल आ सकता है। ठीक है, प्रायिकता का सिद्धांत क्या है? प्रायिकता का सिद्धांत यह है कि इन परिणामों की अनिश्चितता को ज्ञात करना है। ठीक है, इन परिणामों के अंदर किस परिणाम के आने की संभावना, ये संभावनाओं को ज्ञात करना ही प्रायिकता की स्टडी यानी कि प्रायिकता की पढ़ाई होती है। क्या बात समझ में आती है सबको? आगे बात करते हैं। देखिए, प्रायिकता पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं, कुछ डेफिनेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह सभी ज्ञात परिणामों में से एक परिणाम आने का प्रयोग होता है। जैसे कि एक आपने पासा फेंका यानी कि एक डाइस फेंकी, तो डाइस को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 अथवा 6। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 1 2 3 4 या 5, 5 या 6 में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। इसीलिए यह क्या है, यह एक प्रयोग है। क्या है बात समझ में आती है? सबसे पहले हम इसकी बात करें कि प्रयोग क्या है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, दूसरा उदाहरण कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स। अब इन 52 पत्तों में से यदि कोई भी मुझे एक पत्ता खींचने के लिए बोले, तो ये एक पत्ता खींचना भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक यादृच्छिक प्रयोग है। ध्यान रहेगा। देखिए, ये टर्म पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। एक पासे को फेंकना क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग। एक सिक्के को उछालना क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, एक पासे को फेंकना क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग। बात समझ में आती है?
देखो, यादृच्छिक प्रयोग के अंदर हमें क्या क्या परिणाम आ रहे हैं या क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वो हमें मालूम होता है। ये नहीं कि मैंने पासे को फेंका तो मुझे ये मालूम ही नहीं है कि पता नहीं क्या आने वाला है, हो सकता है 7 आ जाए, हो सकता है 50 आ जाए, हो सकता है 100 आ जाए, ये नहीं, मुझे पहले से उसके परिणाम पता होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास गेंदें पड़ी हुई है, ये नीले रंग की, ये हरे रंग की, ये लाल रंग, ये सफेद रंग की, ये ऑरेंज कलर की, और ये ब्राउन कलर की। अब इनमें से किसी एक गेंद को निकालना। देखिए, हमें पता है क्या क्या आ सकता है, या तो सफेद गेंद आ सकती है, या नारंगी आ सकती है, या भूरी आ सकती है, या फिर काली गेंद आ सकती है। इसको ब्लैक लिख देते हैं ब्लू की जगह, ठीक है। या हरी गेंद आ सकती है, या लाल गेंद आ सकती है। तो ये भी क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है भाई? प्रतिदर्श समष्टि, देखिए, आपने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी एक प्रयोग किया, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, उन सभी परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, एक प्रयोग करने पे जो जो परिणाम आ सकते हैं, उन उन परिणामों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस। ये देखो, ये यादृच्छिक प्रयोग के सभी परिणामों, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। सभी संभव परिणामों के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी कि अगर एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पे क्या क्या आ रहा है, या तो हेड या फिर टेल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे? ये समुच्चय के रूप में लिखेंगे। ठीक है, एक पासा फेंका, तो पासा फेंकने पे 1 2 3 4 5 अथवा 6, ये क्या है? इसकी प्रतिदर्श समष्टि। बात समझ में आती है? ठीक है, देखो, बात समझिएगा। सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि को कैसे निरूपित करते हैं? ऐसे निरूपित करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप अमूमन तौर पे जब इसको देखेंगे तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? आपके अवयव हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक पासा फेंका तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये किसके लिए? 6। ये क्या है? इसकी प्रतिदर्श समष्टि। क्या बात समझ में आती है? थोड़े और इस पे हम लेते हैं उदाहरण। देखो, एक सिक्का उछाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक सिक्का उछाला पहले, और फिर एक पासा फेंका। ठीक है, इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। देखिए, आंसर लिखा हुआ है, आंसर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। हमने क्या क्या किया? एक सिक्का उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आ गया या फिर टेल आ गया। अब फिर से एक पासा फेंका। जब एक पासा फेंका तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, और ये कितना है? 6। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अब फिर से जब टेल आया होगा तब आपने फिर से पासा फेंका होगा, तो 1 2 3 4 5, और ये कितना? 6।
तो इसमें क्या क्या परिणाम संभव है? या तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये क्या है? T1, T2, T3, T4, T5, T6 देख सकते हैं, ये रहे सामने H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इसमें कुल कितने परिणाम हैं, कितने दिख रहे हैं मुझे? 12। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? पढ़िएगा। एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालने पर, देखो फिर से क्या किया हमने, एक सिक्का उछाल लिया। एक सिक्का उछाल के यदि शीर्ष आता है तो पुनः एक सिक्का उछाला जाता है, अन्यथा एक पासा फेंका जाता है। तो देखो लिख लेते हैं इसको। एक सिक्का उछाला, ये लो भाई, एक सिक्का उछाल लिया, या तो हेड आया या फिर टेल आया। यदि फिर से शीर्ष आता है यानी कि हेड आया तो एक सिक्का उछाला जाता है, तो फिर से हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और यदि क्या आया, देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, यदि शीर्ष नहीं आता है तो एक पासा फेंका जाता है। जब एक पासा फेंका जाएगा तो क्या क्या संभावना है? 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या क्या आ रहा है आपके पास? HH, ये रहा यहाँ पे, देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे HH, ये देखिए HH, ये आपने लिख दिया इसको, HH को। फिर हमसे कहा कि हेड के बाद यदि टेल आ रहा है, ठीक है भाई, हेड के बाद टेल वाला देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्या बन जाएगा? HT दिख रहा है क्या आपको? ये रहा HT। ऐसे आप देखेंगे, ये T1 है, ये T2, T3, T4, T5 और T6। तो T1, T2, T3, T4, T5, ये क्या है? इसकी प्रतिदर्श समष्टि। तो ये कितना बना? NS में कितने अवयव हैं? 8 अवयव। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, पासे के एक युग्म को एक बार फेंकने के प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। क्या किया है आपने यहाँ पे? पासे के एक युग्म को फेंका है। ठीक है भाई, तो दो पासे हैं, दो पासे, एक D1 बोल देते हैं, दूसरा पासा D2 बोल देते हैं। जब D1 को फेंका होगा तब क्या क्या आया होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। D2 को फेंकने पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ में आती है? क्योंकि पासे का युग्म दिया हुआ है। तो इस पासे के युग्म को फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी? देखिए, मैं कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं, A, B। ये क्या है? जो कि D1 पर आया, और ये क्या है? जो कि D2 पर आया। यदि पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, दूसरे पासे पर 3 आ सकता है, दूसरे पासे पर 4 आ सकता है, दूसरे पासे पर 5 आ सकता है, दूसरे पासे पर 6 आ सकता है। तो हमने देखा, जब पहले पासे पर 1 आ रहा है, D1 पे कितना आ रहा है? 1, तो इसके लिए कुल कितने संभव है? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना? 6। ये कुल किसके हैं? ये है D2 के। तो कुल मिला के प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे? देखिए, ये रहा अपने सामने, ये किसका है? जब पहले पासे पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो दूसरे पासे पर 1,
दूसरे पासे पर 2 3 4 5 और ये कितना 6। ये क्या है D1 के लिए, ये किसके लिए D2 के लिए। वैसे ही जब पासे जब पहले पासे पे 2 आया तो फिर से दूसरे पासे पे 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं प्रत्येक रो के अंदर यहाँ पे क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के कितने स्तंभ है 6। तो कुल मिला के ये कितना अवयव है 36। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n ऑफ s कुल कितने घटनाएं संभव हैं 36 घटनाएं संभव है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला 2 बार। यदि दूसरी बार में शीर्ष आता है तो पासा फेंका जाता है। इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है। यदि दूसरी बार में शीर्ष आता है तो एक पासा फेंका जाएगा। तो देखिए मैंने ऐसे फेंका, ये पहली बार में एक सिक्का उछाला, ठीक है। क्या क्या आया, या तो हेड आया या फिर क्या आया टेल आया। फिर दोबारा उछाला, दोबारा उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर से उछाला, या तो हेड आया या फिर टेल आया। बात समझिएगा। यदि दूसरी बार में शीर्ष आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो ये रहा दूसरी बार में शीर्ष 2 जगह आ रहा है, इस जगह और इस जगह। जब दूसरी बार में शीर्ष यहाँ पे आ रहा है, बात समझिएगा, तो यहाँ पे मैंने एक पासा फेंका तो क्या क्या संभावना है 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये वाला तो यहीं पे रुक जाएगा, ये भी यहीं पे रुक जाएगा। इसके लिए फिर से पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 और कितना 6। क्या है बात समझ में आती? तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या आ जाएगी, ये रही अपने सामने। देखो हेड और टेल, ये वाला केस यहाँ आ रहा है, हेड और टेल, टेल और टेल, ये रहा, ठीक है। फिर बात करते हैं HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 HH6। ये कहाँ पे, ये रहा HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 और HH6। फिर बात करते हैं TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 और TH6। वो कहाँ पे है TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 और TH6। क्या बात सबको समझ में आती है, ढंग से आती है क्या? वेरी गुड। और एक उदाहरण लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। देखो क्या है, 3 लाल और 2 नीली गेंदें, 3 लाल और 2 नीली गेंदें। थैले में से यादृच्छिक रूप से यानी कि बिना देखे, ठीक है, एक गेंद निकालने की प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। अब देखो थैले में से आपने गेंद निकाली तो क्या क्या आ सकती है। मान लो आपके पास लाल गेंदें, इनका नाम रख देते हैं R1 R2 R3, और नीली गेंदों का नाम रख देते हैं B1 या B2। तो क्या क्या संभावनाएं हैं, या तो R1 गेंद आ जाए, या R2 गेंद आ जाए, या R3 आ जाए, या B1 आ जाए, या B2 आ जाए। तो ये क्या है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि। क्या बात समझ में आती है सबको? वेरी गुड। देखो फिर से एक नई परिभाषा आती है। बात करते हैं घटना यानी कि इवेंट। क्या होती है घटना, कैसे परिभाषित करते हैं इवेंट। देखो घटना क्या होती है, यह प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय होता है। अभी आऊंगा मैं इसके ऊपर, बात समझिए। ये प्रतिदर्श समष्टि दी हुई है ABC। तो ये A क्या है, ये A भी एक घटना है, ये B भी एक घटना है, ये C भी एक घटना है। बात समझ में आती है। A B हो जाए तो ये भी एक घटना है, BC हो जाए तो ये भी एक घटना है,
AC हो जाए तो ये भी एक घटना है, ABC हो जाए तो ये भी एक घटना है, और कुछ नहीं हो तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में एक घटना है। ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष या एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या का आना, ये क्या है, एक घटना। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, तो दोनों में से एक का आना क्या है, एक घटना। आपने एक पासा फेंका, पासे को फेंकने पे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए या फिर छह आ जाए। तो इनमें से कुछ भी होना ये क्या है, एक घटना। या फिर हम आपसे ये बोलें कि संख्या दो से अभाज्य हो, या तीन से अभाज्य हो, या पांच से अभाज्य हो, या फिर छह से अभाज्य हो। ठीक है, या फिर एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर आना, ये भी क्या है, एक घटना है। ठीक है, स्टैंडर्डली यानी कि एक व्यापक रूप से प्रतिदर्श समष्टि में यदि n अवयव है, बात समझिएगा, कितने अवयव है, n अवयव है। जैसे कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। ठीक है, तो इसमें से कुल कितने प्रकार से घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, हेड अपने आप में एक घटना है, टेल अपने आप में घटना है, हेड और टेल अपने आप में घटना है, कुछ नहीं हो ये भी अपने आप में घटना है। अब ये अलग बात है कि इनमें से कौन कौन सी घटनाएं वास्तव में घटित हो सकती है, ये हम आगे बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं घटना यानी कि इवेंट की। तो यदि किसी एक प्रतिदर्श समष्टि में n अवयव हैं, तो इसमें अधिकतम कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो क्या है, 2 की घात n, 2 पावर n। क्या ये बात समझ में आती है सबको, वेरी गुड। बात करते हैं पूरक घटना यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ठीक है, देखो प्रतिदर्श समष्टि S के सापेक्ष, देखो पूरक घटना परिभाषित करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट परिभाषित करने के लिए हमें घटना ए पता होनी चाहिए। मतलब वी शुड नो व्हाट इज द इवेंट ए। ठीक है, बात समझिएगा, ये एस है, इसमें लिख दिया ए बी सी डी ई और एफ। एक घटना ए परिभाषित कर दी, इसमें ए बी और ई कर दिया। तो ये सबसे पहली बात, इसके पूरक को ए डैश या ए के ऊपर बार या ए कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। ए डैश की बात करें, देखिए बात समझिएगा, ये उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए में नहीं है। समुच्चय ए में क्या क्या आ रहा है, ए बी और ई, तो ए डैश में क्या आएगा जो कि ए में नहीं है, सी डी और एफ। क्या ये बात समझ में आती है सबको। तो इस प्रकार हम पूरक पूरक घटना यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को परिभाषित करते हैं। बात करते हैं सरल घटना यानी कि सिंपल इवेंट। देखो ऐसी घटनाएं जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होता है, अभी समझाऊंगा। इस प्रकार की घटनाओं को प्रारंभिक सरल घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटनाएं भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सिक्के को 2 बार उछालने पर पहली बार शीर्ष तथा दूसरी बार उच्च आना, ये क्या है, एक सरल घटना है। बात समझिएगा, आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो आपने जब इसको उछाला तो पहली बार में क्या आया, शीर्ष आ गया। ठीक है, दूसरी बार उछाला तो क्या आ गया, टेल आ गया। ये क्या है, एक सरल घटना है। बात समझ में आती है, इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे आप। मिश्र या संयुक्त घटना, या फिर मैं ऐसा ही कहूं, जब हम संयुक्त घटना के बारे में बात करेंगे तो हमें सरल घटना और अच्छे से समझ में आएगी। इसे हम और क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। ठीक है, क्या है, जब दो या दो से अधिक घटनाएं, जब दो या दो से अधिक घटनाएं
एक साथ घटित होती है तो इस घटना को फिर से आपको समझाता हूं। जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती है तो इस घटना को संयुक्त या मिश्र घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त या मिश्र घटना कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे निरूपित करते हैं? इस प्रकार ए तथा बी। ठीक है, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त घटना। जैसे कि समझाता हूं। मान लो आपने एक पासा फेंका। पासा फेंकने पे इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है? 1 2 3 4 5 6। घटना ए आपने इस प्रकार परिभाषित करी कि इसका परिणाम क्या है? सम संख्या। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? 2 4 6। बी घटना आपने परिभाषित करी कि ये क्या है? अभाज्य संख्या। यदि यह एक अभाज्य संख्या है तो 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, क्या आएगा? आपने एक नई घटना परिभाषित करी जो क्या है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। तो घटना ए क्या? जब मैं सी की बात कर रहा हूं तो सी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए तथा बी या फिर ए बी। ठीक है, तो ये सी क्या है? सी होगी मिश्र यानी कि संयुक्त घटना। बात समझ में आती है? और सी की बात करें, सी में कितने अवयव आ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक आए। क्या ये बात समझ में आती है? एक इंपॉर्टेंट देखो, यदि दो घटनाओं में से कोई भी एक घटित हो जाए तो हम उसे कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी या फिर ए प्लस बी या फिर ए या बी। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का और मतलब इंग्लिश का एंड इंग्लिश का और यानी कि हिंदी का या। इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम एडिशन थ्योरम की बात करें। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एडिशन थ्योरम। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में सभी घटनाएं लिखी है। पहले बात कर रखी है क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल या हेड और टेल दोनों आ जाए या फिर कुछ नहीं हो। हालांकि हम जानते हैं कि ये कभी संभव नहीं होगा, ये भी कभी संभव नहीं होगा, लेकिन क्या क्या संभावना या क्या क्या लिखा जा सकता है भाई? 4 तरीके से। क्योंकि मुझे क्या लिखना था यहाँ पे? एन एस का मान कितना है? 2। तो हमने पढ़ा था क्या होता है? 2 की घात n, तो 2 की घात 2 कितनी? 4 घटनाएं लिखनी थी तो 4 लिख दी। 1 2 3 और ये 4। और एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक पासा फेंका जाता है, ये लो। माना कि एक विषम अंक आना, ये क्या है? घटना ए। और 3 से विभाजित अंक आना क्या है? घटना बी। तो ए या बी लिखें और ए और बी लिखें। तो पहली बात तो मैं ए लिख देता हूं। ए क्या है? विषम अंक। 1 3 और 5। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? बी। बी क्या है? 3 से विभाजित। वो क्या क्या हो सकता है? 3 और 6। पहला सवाल क्या है? ए या बी लिखें। ठीक है, जब ए या बी, तो ए और बी दोनों को मिला के लिखना है तो क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 और 6। ए या बी का मतलब है ए या बी दोनों में से कोई भी क्या हो जाए? घटित हो जाए। देखो, 3
तीन समुच्चय ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। इस तीन को हमने कितनी बार लिखा, एक ही बार लिखा। समुच्चय है, समुच्चय में एक अवयव एक ही बार आता है। जब इसकी बात करें ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ घटित होने चाहिए, तो उसके सापेक्ष कौन सा अवयव है, तीन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, तीन लिख दिया। क्या बात समझ में आती है? आगे बात करते हैं, और एक सवाल है अपने पास छोटा सा। एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, और एक पासा फेंका जाता है। सिक्के पर एच और पासे पर विषम अंक आना क्या है, घटना ए। सिक्के पर एच और पासे पर विषम अंक आना क्या है, घटना ए। सिक्के पर टी एवं पासे पर सम अंक आना क्या है, घटना बी। तो पहले घटना ए लिख लेते हैं। कैसे कैसे, सिक्के पर एच, अब विषम अंक आना पासे पर, तो H1, H3 और H5, यही तीन संभावनाएं। घटना बी की बात करें, घटना बी क्या है, सिक्के पर टी एवं पासे पर सम अंक आना, घटना बी। तो क्या क्या आ सकता है, T2, T4 और क्या है, T6। अब पहला क्या है, ए या बी, यानी कि ए या बी दोनों में से कोई भी घटित हो जाए तो ये क्या क्या आ जाएगा, H1, H3, H5, T2, T4 और ये क्या है, T6। इसने दूसरा क्या लिखा है, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ घटित होनी चाहिए, तो ये तो कभी एक साथ घटित हो ही नहीं सकती, इसलिए इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है? और एग्जांपल लेते हैं। दो सिक्कों को उछाला, ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, देखो मैं लिख देता हूं। दो सिक्कों को उछालने पर या तो हेड और हेड आ जाए, ठीक है, हेड और टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या टेल और टेल आ जाए। अब इसमें से उसने घटना ए ये मान ली, एच एच और एस टी, और घटना बी ए मान ली, एस टी और टी टी। अब इसने कहा है पहली बात ए या बी लिखें। जब ए या बी, यानी कि ए या बी में से कोई भी हो जाए, तो क्या क्या आ जाएगा, एच एच, एच टी। अब देखो एच टी बी में पहले से आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, बचा हुआ लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, टी टी। दूसरा हमें क्या कह रहा है, ए और बी लिखे। जब ए और बी लिखने की बात कर रहा है, तो यानी कि वो लिखना है जो कि ए और बी दोनों में होना चाहिए, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही अवयव है, कौन सा, एस टी। तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस टी। ठीक है भाई। बात करते हैं समसंभावी घटनाएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखो तीन प्रकार की घटनाएं पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे पहले कि हम प्रायिकता की फॉर्मल तरीके से बात करें। इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावी घटनाएं। आगे बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि निषेध घटनाएं। फिर बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभी बात करते हैं समसंभावी घटना। यदि प्रत्येक घटनाओं के घटने की संभावना समान हो, देखो ध्यान दीजिएगा, घटने की संभावना क्या है, समान है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्हें समसंभावी घटनाएं कहते हैं। बात समझ में आती है? जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, तो इन दोनों के आने की संभावना क्या है, समान है। एक पासा फेंका, एक पासे को फेंकने पे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, या फिर छह आ जाए, तो इन सब की संभावना क्या है, इन सब की संभावना फिर से क्या है, समान है। तो ये सब क्या है, समसंभावी घटनाएं। देखो ये मैंने आपको समझाया कि एक सिक्के को उछालने पे शीर्ष और पुच्छ आने की संभावना क्या है, समान। एक साधारण पासे को फेंकने पर घटनाएं एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। इन सब की संभावनाएं क्या है, फिर से समान है। एक पक्षपाती
सिक्के को उछालने पर, समझिएगा, पक्षपाती मतलब आपने एक सिक्का लिया और सिक्का घिस दिया, ठीक है, सिक्का घिस दिया या आपने यहाँ पे ये निशान लगा दिए कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो जब आप इस सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ पे शीर्ष और पुच्छ आने की संभावनाएं समान नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि सिक्का एक तरफ से हल्का दूसरी तरफ से भारी हो चुका है, तो हेड और टेल आने की संभावनाएं समान नहीं होंगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, सो दिस इज इट। आगे और हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, एक्सपर्ट पढ़ाई, और साथ में मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए पीजे मैथ करके है, तो आप इन दोनों को सब्सक्राइब करें। दिस इज पुनीत जैन साइनिंग ऑफ। कल फिर मिलने वाले हैं अगले लेक्चर के लिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से।